सो आज की थ्योरम है कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे। If a function f is continuous at x equals to a, then mod f is also continuous at x equals to a. So, if a given function f is continuous at x equals to a, then mod f is continuous at x equals to a. तो फर्क कोई नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो पूछता है इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? इस क्वेश्चन का जवाब देना है। दूसरा, ट्रू है तो प्रूव करो और फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें थ्योरम का इतना पार्ट प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें क्या है बेसिकली। So, the first part says if f is continuous, then we have to show that mod f is also continuous. So, f is continuous means exactly. तो जैसे ही हमें पता लगेगा कि f is continuous, तो सबसे पहले तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि for given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. क्लियर? चलो, तो बेसिकली अच्छा, मोड एफ वाले को तो इसने इससे कर रखा है, कोई नहीं, हमें मोड एफ ही लगाना है। तो मोड एफ लगाने से होता क्या है, फंक्शन जो है, अगर हमें ये प्रूव करना हो कि मोड एफ कॉन्टिन्यूस है तो हमें यहाँ पे मोड चाहिएगा, ठीक है। उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन होगी, ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी जो करी थी। सेकंड डेफिनेशन जो थी हमारे पास वो क्या थी, एक जो सीक्वेंस वाली करी थी हमने, उससे इसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि उससे क्या है, उससे दो मोड जो है, मोड के अंदर दो मोड इकट्ठे नहीं होंगे। इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मोड के अंदर दो मोड हमें टैकल करने पड़ रहे हैं, जबकि उसके अंदर क्या है, सीक्वेंस में सिंगल हमें क्या दिखाना है कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करता है ए पे तो मोड एफ एक्स एन कन्वर्ज कर जाएगा मोड ऑफ एफ ए पे, ठीक है। तो वो वाला एक बेटर सुटेबल चॉइस रहेगा अगर उससे करें तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हम कह सकते हैं, सेकेंड डेफिनेशन अगर यूज़ करें हम सीक्वेंस वाली, तो क्या कहती है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो क्या करेगा, अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होगा जो किस पे कन्वर्ज करेगा, ए पे, तो ऑब्वियस सी बात है एफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा किस पे, एफ ऑफ ए पे। तो ये तो हमें पता ही है, हमें अब अल्टीमेटली प्रूव क्या कर देना है कि अगर सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज करता है ए पे तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स एन भी कन्वर्ज करेगा मॉड ऑफ एफ ए पे। बस ये प्रूव कर देना है, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। सिंपल लिखना है, कैसे इसको लिखेंगे, इसको देखो, ये तो हमें पता ही है कि दिस होल्ड्स ट्रू। दूसरे सेंसेस में अगर हम देखें तो कन्वर्जेंस को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें प्रूव करना है कि मॉड एफ अगर किस पे लगाया जाए, एक्स एन पे लगाया जाए, ठीक है, तो वो क्या दे देगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स एन। क्लियर? इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि लिमिट जो है उसका मोड पे तो कोई असर नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन की आ रही है, लिमिट थोड़ी उसमें कोई रोल प्ले करिए, तो वी कैन पुट द लिमिट इनसाइड। लेकिन हमें क्या पता है इस वाले से कि एफ एक्स एन ए पे जाता है, तो इसका दूसरा मीनिंग यही तो है ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यही तो है, ठीक है। या चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सॉरी, ये एक्स अप्रोचेस टू ए, ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, क्योंकि सीक्वेंस ले रहे हैं ना हम, दिस इज बेसिकली एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए के, और मोड एज इट इज आ जाएगा बाहर, समझे। तो सिंपल सा प्रूफ है, इसके लिए कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है। लेकिन इसका कॉन्वर्स अगर देखें तो वहाँ पे प्रॉब्लम है।
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और इसका एग्जाम्पल क्या बन के आता है, वो आता है हमारा वही सिग्नम फंक्शन जो किया था ना, वही आ जाता है कि अगर मैं फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूं, मान लेता हूं मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं x इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल लेस देन, एक सेकेंड, लेस देन के साथ इक्वल टू लगाएंगे हम, x इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और -1 आएगा फॉर ऑल x लेस देन 0। अब देखा जाए एट x इक्वल्स टू 0 तो क्या है ये, नहीं, एट x इक्वल्स टू 0 क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नहीं है। तो हमें ये तो पता लग गया कि द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन का क्या निकाल दूं, मॉड ले लूं, तो बेसिकली मॉड से क्या हो जाएगा, मॉड से -1 दोनों मर्ज हो जाएगा, तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या आएगा, हमेशा है 1 आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, 1 बन गया ना मोड लगाने से, तो कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, तो बेसिकली मोड एफ इस केस में क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे मोड एफ तो हमें क्या देखने को मिला, कॉन्टिन्यूस, जबकि हमारा एफ क्या था, नॉन कॉन्टिन्यूस। तो अगर मोड एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हालांकि वन साइडेड ट्रू है कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो दैट सिंपली मीन्स कि मोड एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, वो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ जी वाला वो प्रूव करना है, कंपोजिशन प्रूव करनी है, कॉन्टिन्यूस है, तो उसको देख लेते हैं। So next theorem says that composition of two functions is continuous, that is if f is continuous at x equals to a and g is continuous at f a, नहीं f plus g नहीं, f of g, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो थोड़ी सी चेन समझ लेते हैं। Suppose we have a function that takes us from some set A to some set B, name it f. f एक फंक्शन है जो कहाँ से लेके जा रहा है, हमें A से B में लेके जा रहा है, and then we have another function g, क्लियर, जो हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, some set C में लेके जा रहा है। तो कंपोजिशन फंक्शन कैसे बनाया जाता है, वो डायरेक्ट लेके जाएगा हमें कहाँ से, A से C में, उसको लिखा कैसे जाएगा, g ऑफ f, क्योंकि पहले तो f ऑपरेट करेगा ना, इसीलिए f राइट साइड है, क्लियर। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आ गया दैट इज g ऑफ f, तो हमें बात करनी है g ऑफ f की कॉन्टिन्यूटी के बारे में। गिवन क्या होगा कि f एंड g आर कॉन्टिन्यूस, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जो एक कनेक्टिंग ग्रुप है b, उसमें क्या चल रहा है, क्यों, क्योंकि f के लिए डोमेन क्या है यहाँ पे a, उसकी रेंज क्या है, b में है, जबकि g के लिए डोमेन क्या है, b। तो जब भी हम किसी फंक्शन को पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूटी के लिहाज से देखते हैं तो हम डोमेन का एक पॉइंट देते हैं कि कम से कम वहां पे कॉन्टिन्यूस होगा, क्लियर। स्टार्टिंग में यही करवाते हैं 12th क्लास तक कि पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूटी होती है कि एक गिवन पॉइंट पे चेक करो कॉन्टिन्यूटी, फिर हम क्या कहते हैं कि बाकी जगह भी कॉन्टिन्यूस है, उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे एक छोटा सा रोल प्ले करेगा कि f अगर कॉन्टिन्यूस है किस पे, a पे, तो g को किस पे कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, f ऑफ a पे, क्योंकि g के लिए डोमेन क्या है, b, लेकिन वही f के लिए क्या है, रेंज। इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पे ये क्या है, ये a है, ये एक एप्पल है, ठीक है। उस एप्पल को उठा के और यहां रख दिया हमने, और उसका क्या बन गया, एप्पल जूस बन गया, ठीक है। तो यहां पे उसका फॉर्म चेंज हो गया ना, तो बेसिकली अब g किस पे काम करेगा, एप्पल जूस पे, क्लियर। और उस एप्पल जूस से हो सकता है वो कोई फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दे, आइसक्रीम, एप्पल की आइसक्रीम बना दे, एप्पल फ्लेवर की आइसक्रीम, क्लियर। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि f जहां लेके जा रहा है g वहां से स्टार्ट करता है, तो f a जो बनेगा हमारा, जो कि b में है, g को उस पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि g के लिए वो क्या है, डोमेन। और जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं हम डोमेन के रिलेटिव में बात करते हैं कि इस डोमेन पे वो कॉन्टिन्यूस है या इस गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। बात समझ आई,
क्लियर? चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि g ऑफ f इज कॉन्टिन्यूस। गिवन क्या होगा कि f इज कॉन्टिन्यूस एट a, मतलब अगर f a पे कॉन्टिन्यूस है तो g f a पे क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। ये हमें पता है, तो अब हमें प्रूव करना है कि g ऑफ f इज कॉन्टिन्यूस एट, तो पहले तो g ऑफ f देख लेते हैं। g ऑफ f अगर डिफाइन करें, दैट इज अ फंक्शन गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम a टू c, तो ऑब्वियस सी बात है। तो g ऑफ f कंबाइन के लिए देखें तो इसके लिए डोमेन क्या है? a, तो इसमें से तो कोई x लेना पड़ेगा और फाइनल हमें कहां पहुंचाएगा? ये c में पहुंचाएगा। बात समझ आई? चलिए तो अब हमें प्रूव करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करेंगे? बेसिकली ये फंक्शन होगा ना, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब फंक्शन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? g ऑफ एफ एक्स माइनस g ऑफ एफ a इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि x और a दोनों किस में से लिए गए होंगे? एग्जैक्टली a में से लिए गए होंगे ना। क्लियर है? और ये प्रूव करने के लिए हमें यूज किसका करना है? हमें ये पता है कि f और g दोनों इज कॉन्टिन्यूस। बात समझ आई? क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे हम कि ये लेस देन एप्सिलॉन है? अब हमें सबसे पहले क्या पता है? हमें सबसे पहले ये पता है कि g कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे g बाहर है, तो g के बारे में बात कर लेते हैं। वी नो दैट सिंस g इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो अगर मैं इस चीज को, मैं ये सब लिख चुका हूं, मान लेते हैं कि सम गिवन एप्सिलॉन हमें पता है एंड वी नीड टू फाइंड सम डेल्टा, मतलब फॉर अ गिवन एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड सम डेल्टा। क्लियर? लेकिन मैं g के लिहाज से कह सकता हूं कि ऐसा डेल्टा होगा, पक्का होगा। देखो यहां पे जो मैंने लिखा ये कंपोजिशन फंक्शन था, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ g के केस में, क्योंकि g कॉन्टिन्यूस है, तो दैट मीन्स फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट g किस पे काम करेगा? fx पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि g के लिए डोमेन क्या है? वो जो b के लिए, जो f के लिए रेंज थी, तो g fx, अब ऑफ की टर्म्स में नहीं लिख रहा, मैं g के अंदर लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि g के लिए क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है, fx, तो g ऑफ fa इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, डेफिनेटली हो, क्योंकि g क्या है? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। व्हेनेवर, नहीं यही तो सोचना है, fx माइनस fa इज लेस देन डेल्टा। क्यों? क्योंकि अगर fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन होता है तो x माइनस a आता है, लेकिन यहाँ पे g fx माइनस g fa लेस देन एप्सिलॉन है, तो xa की जगह क्या आ जाएगा? fx माइनस fa लेस देन डेल्टा। बात समझ आई? अब fx माइनस fa, क्योंकि क्या है? बिकॉज f इज कॉन्टिन्यूस, तो हमें ये पता है कि fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन लिखना है तो एप्सिलॉन ले लो, लेकिन एप्सिलॉन की जगह क्या लिख लो इस बारी? डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यूज करना है। हमें ये पता है कि अगर हमें कोई डेल्टा निकालना हो ऐसा, तो इस डेल्टा के लिए अगर हमें ऐसा डेल्टा निकालना है कि कोई ऐसा डेल्टा जिसके लिए fx माइनस fa उससे लेस देन है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? पक्का कोई ना कोई ऐसा एक डेल्टा 1 एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए x माइनस a क्या होगा? लेस देन डेल्टा 1। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यही कहती है। मैंने क्या किया है? मैंने जो एप्सिलॉन होता था डेफिनेशन में उसको क्या रहने दिया? डेल्टा रहने दिया, क्योंकि ऊपर से मैं क्या लेके आ रहा हूं? डेल्टा लेके आ रहा हूं। बात समझ आई? तो अगर मैं अब इन तीन चीजों को कनेक्ट करूं, मैं इनको पहले शेड कर देता हूं कि कौन सी तीन चीजें हम कनेक्ट करेंगे। इस चीज को, इस चीज को, इसको और इसको। अगर हम पूरी एक चेन देखें तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम ही है ना। तो बेसिकली व्हाट आई कैन राइट कि डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं कि जी एफ एक्स माइनस जी एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, एग्जैक्टली व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन सम डेल्टा 1, ऐसा कह सकता हूं मैं। लेकिन जी एफ एक्स तो क्या है? एग्जैक्टली जी एफ एक्स तो जी ऑफ एफ ही है ना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको क्लोज करके, इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस इज हैपनिंग, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो तुम्हें कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करनी है। अब इस बात को समझो कि यहां पे हमने डेफिनेशन यूज करी जबकि पिछले वाले में हमने सीक्वेंस यूज करा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू डिफरेंशिएट कि हमें कौन सी चीज कहां यूज करने में आसानी रहेगी, बस
केवल उतना फर्क पड़ता है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है कि डेफिनेशन तुम हर एक से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो डायरेक्टली तुम्हें आंसर दे दें, कुछ ऐसी होंगी जो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसा सकती है। जैसे पिछली बारी अगर मोड था तो डबल मोड को टैकल करने में प्रॉब्लम होती है ऐसी, क्योंकि मोड के अंदर मोड घुस जा रहा है। अब यहां पे अगर हम इसको सीक्वेंस के टर्म्स में लिखते, अगर इसी प्रूफ को मैं किस पे लिखना चाहता, सीक्वेंस के टर्म्स में लिखना चाहता, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिखता है, हाँ एक्सएन की फॉर्म में मैं वो भी लिखवा ही देता हूं, क्योंकि प्रूफ दोनों चल जाएंगे, प्रूफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू प्रूव देम, हमें लिखना कैसे है। तो सीक्वेंस के टर्म्स से देखें तो हम क्या लिख सकते थे, बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूस। हम स्टार्ट करते क्या कहने से कि एफ क्या है भाई, एफ है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर एनी एक्शन दैट अप्रोचेस टू ए, माई एफ एक्शन विल अप्रोच टू fa, that ultimately means that limit n goes to infinity, fxn is nothing but f of a, clear। दूसरा हमें ये पता है कि g is also continuous, that certainly means कि जो सीक्वेंस अगर मान लिया किस पे जा रहा होगा, fa पे, जो कि यहां से हमें मिलता है कि अगर कोई सीक्वेंस कहां जा रहा है, fxn का सीक्वेंस है जो कहां जा रहा है, f of a पे जा रहा है, तो हमें ये पता है कि लिमिट n approaches to infinity, g fxn is going to be equals to g fa, यहाँ पे g लिखना है, is going to be equals to g fa, clear। तो अब बस इसको कनेक्ट कर दो, इस वाले को कनेक्ट कर दो इससे कि सम xn goes to a and we are done। बात समझ आई? तो ये सीक्वेंस से प्रूव हो गया, क्लियर। तो सीक्वेंस वाली काफी जगह लगती है, बहुत आसानी से लग जाती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का पता है क्या होता है? तो अभी हमें करना है बाउंडेडनेस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, What do we understand by boundedness of a continuous function? तो बाउंडेडनेस होती क्या है? नहीं, सरफेस की बात नहीं करें, ग्राफ एक लाइन की तरीके से ही बनाते हैं हम, सरफेस तो अभी दूर है। अगर हम ये कहें कि हम किसी चीज को बाउंड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साधारण शब्दों में उसका मीनिंग क्या हुआ? एग्जैक्टली, उसको एक लिमिट तक रोकना, क्लियर। दैट इज व्हाट बाउंडेड मीन्स। बाउंडेड सीक्वेंस भी होते हैं जो सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे बाउंडेडनेस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं ना, तो हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाउंडेड किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का दूसरा मीनिंग क्या है कि वहां पे हम एक लगातार ग्राफ बनाते रहेंगे, मतलब हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस लिमिट के अंदर देखूं, यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक के बीच में देखूं, तो मेरा फंक्शन कैसा है? बाउंडेड। क्यों? क्योंकि वो एक मैक्सिमम वैल्यू यहां अटेन कर रहा है, एक मिनिमम वैल्यू यहां अटेन कर रहा है। बात समझाई? तो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को बाउंडेड करना ईजी होता है किसी भी गिवन रेंज के अंदर, कि यहां से यहां तक देखो तो भी वो क्या है? बाउंडेड। ये लिमिट मिल जाएगी हमें यहाँ पे, क्लियर। तो बाउंडेड फंक्शन होते हैं बेसिकली कि फंक्शन की क्या होगी? एक अपर लिमिट होगी एज वेल एज एक लोअर लिमिट भी होगी। दोज आर कॉल्ड बाउंडेड फंक्शंस। बात समझ आई? तो अपर लिमिट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अपर बाउंड, एंड लोअर जो होगा दैट विल बी नोन एज द लोअर बाउंड। तो पहले देख लेते हैं कि किसी फंक्शन को लोअर बाउंड कब कहेंगे। पहले लोअर बाउंड कर लेते हैं। देखो, दो होंगे, एक होगा लोअर बाउंड और एक होगा, अच्छा मैं आर लिखना भूल गया, एक होगा अपर बाउंड, और दोनों को जब मिला देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज बाउंडेड। सिंपल। बाउंडेड का मीनिंग है कि वो दोनों तरफ से बाउंडेड है। अगर वो एक तरफ से अनबाउंडेड है तो फिर हम उसको बाउंडेड नहीं कहेंगे, या तो उसको फिर लोअर बाउंड कहना पड़ेगा या अपर बाउंड कहना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होना जरूरी है। बात समझ आई? ऐसा जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होना जरूरी है बाउंडेड होने के लिए। इसको इस तरीके से समझो। देखो, मान लिया मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ग्राफ है, आई होप देखा होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ काफी रैपिडली बढ़ रहा है,
तो बेसिकली ये ग्राफ दोनों तरफ क्या है, अनबाउंडेड है. यू कैन नेवर एक्चुअली फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट. लेकिन अगर मैं डोमेन को फिक्स कर दूं, मैं कहूं कि मैं सिर्फ और इन दो लाइंस के बीच में देखूंगा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, बाउंडेड बता सकता हूं. क्या इन दो लाइंस के बीच में क्या है, बाउंडेड है. जबकि डिसकंटिन्यूटी कैसे काम करती है, डिसकंटिन्यूटी बाउंडेड हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी के साथ साथ भी कोई फंक्शन बाउंडेड हो सकता है. टेक एग्जांपल ऑफ दिस. फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1. मिनिमम वैल्यू क्या है, -1. तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है. अभी किया था ना ये पीछे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन एक्चुअली में ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है. तो इस चीज को मत जोड़ो कि कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस जो है इतना इंटीग्रेटेड है कि कंटिन्यूटी इंप्लाइज बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस इंप्लाइज कंटिन्यूटी. नहीं, ये पूरी बात नहीं है. इसके साथ कुछ और भी एडिशंस होते हैं, तब इंप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली बात क्या है, अभी सिर्फ हमें ये सीखना है कि बाउंडेड क्या होता है. क्यों, क्योंकि बाउंडेड डजंट मीन कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस हो ना हो उसका बाउंडेड से लेना देना नहीं होता है. मैंने दोनों तरीके से बता दिया. हो सकता है कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होके भी क्या हो, अनबाउंडेड हो जाए. क्लियर. जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस मीन्स बाउंडेड. कॉन्टिन्यूस होके भी वो क्या हो सकता है, अनबाउंडेड. जैसे अभी बनाया था ग्राफ 1/x का, वो तो मैंने उसकी डोमेन को लिमिट किया ना, इसीलिए वो मेरे को क्या मिला, बाउंडेड मिल गया. क्लियर. और यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बाउंडेड है. क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 और -1 मिनिमम वैल्यू. तो बेसिकली ये फंक्शन 1 और -1 के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा है. बात समझ आई. तो इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड फंक्शन है. क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है ना कि यहीं तक है, और मिनिमम वैल्यू भी पता है. तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता हो ना कि फंक्शन उससे ऊपर नहीं जाएगा, उसको कहेंगे अपर बाउंड. और जिसकी मिनिमम वैल्यू पता लग जाए कि फंक्शन इससे नीचे नहीं जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, लोअर बाउंड. लाइक साइन. साइन फंक्शन जो होता है, या ग्राफ कहें ट्रिग्नोमेट्री में, बाउंडेड है, ऑब्वियस सी बात है. जबकि tan क्या है, अनबाउंडेड है, लेकिन कॉन्टिन्यूस है. वो कॉन्टिन्यूस भी कब है, जब हम उसको एक गिवन डोमेन के हिसाब से देखें. तो अदरवाइज पूरा अगर देखें पूरी रियल लाइन पे, तो वो डिसकंटिन्यूस भी हो जाता है. तो डिसकंटिन्यूस के साथ साथ वो अनबाउंडेड भी है. बात समझ आई. तो बाउंडेडनेस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग देन कॉन्टिन्यूटी. यू डोंट नीड टू मर्ज देम. बाउंडेडनेस एक अलग फीचर है, कॉन्टिन्यूटी एक अलग फीचर है. हाँ, कहीं कहीं पे हम कुछ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेंगे. ठीक है. चलिए बाउंड, लोअर बाउंड देखते हैं. तो लोअर बाउंड मान लिया किसी भी फंक्शन के, मान लिया एक स्मॉल m है, उसको क्या कहा जाएगा, लोअर बाउंड. अगर कोई भी x मैं किस में से लेता हूं, डोमेन में से, जो फंक्शन की डोमेन है उसमें से कोई भी x लेके मैं किसमें पुट कर दूं, फंक्शन में से. फंक्शन हमेशा एक लोअर बेंचमार्क को सेटिस्फाई करता रहेगा, मतलब उससे ऊपर ही रहेगा. बात समझ आई. मतलब ये है क्या, ये क्या है, एक लोअर बाउंड. बात समझ आई. दिस सर्व एज द लोअर बाउंड. क्यों, क्योंकि फंक्शन हमेशा इससे तो क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, इससे हमेशा ऊपर ही रहेगा. अपर बाउंड होता है. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अकेला लोअर बाउंड होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे. हो सकता है इससे छोटा कोई नंबर होगा, वो भी क्या काम करेगा, वो भी तो एज अ लोअर बाउंड ही काम करेगा. बात समझ आई. अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा फंक्शन हमेशा जो है -1 से बड़ा रहता है, जैसे sin x है, वो -1 से बड़ा रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो -2 से भी हमेशा बड़ा ही रहेगा. बात समझ आई. तो देयर आर मल्टीपल लोअर बाउंड्स. लोअर बाउंड्स कई तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. क्लियर. ऐसे ही अपर बाउंड अगर देखें तो साइन के हिसाब से सोचे तो अपर बाउंड क्या है, 1 है. क्लियर. तो 1 से वो हमेशा छोटा रहेगा, तो sin x जो है वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा. क्लियर. तो बेसिकली क्या, वो हमेशा 2 से भी छोटा रहेगा, ऑब्वियसली 2 से छोटा रहेगा. जो 1 को ही नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो 2 को कैसे क्रॉस करेगा. हाँ, ये इनके बीच में ही रहेगा. ठीक है. तो अपर बाउंड समझ आया कि एक अपर लिमिट सेट कर दी जाएगी, फंक्शन उससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा. एक अपर सीलिंग सेट कर दी जाएगी. मतलब क्या है कि जैसे ग्राफ बनाना है तो मैं पहले ही एक लाइन बना दूंगा कि तुम कितना ही बड़ा फंक्शन बना लो, इस लाइन से ऊपर नहीं क्रॉस करेगा. तो ये हो गया अपर बाउंड. ठीक है. नीचे की तरफ एक लाइन बना दो कि फंक्शन गिरेगा गिरेगा लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, लोअर बाउंड. बात समझ आई. क्लियर. चलिए, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड क्लियर है. अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक बाउंडेड फंक्शन. दैट मींस एक स्मॉल m एग्जिस्ट करेगा जिससे फंक्शन को हमेशा बड़ा रहना है, एक कैपिटल M एग्जिस्ट करेगा जिससे फंक्शन को हमेशा क्या रहना है, छोटा रहना है.
अब बात समझो कि मल्टीपल लोअर बाउंड और मल्टीपल अपर बाउंड, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर -1 लोअर बाउंड था sin x के लिए तो -2 भी तो लोअर बाउंड ही था, -1.5 भी था, -3 भी था। तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। इस बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि आगे भी कई सब्जेक्ट्स में काम आएंगी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में ये डेफिनेशन रहेगी ही रहेगी। तो सबसे पहले समझो लीस्ट अपर बाउंड, इसी को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है सुप्रीमम। क्या होता है? सुप्रीमम। यूजुअली लिखा जाएगा SUP से। इस बुक में ये डेफिनेशन ये यूज नहीं कर रखी है, बस लिख रखा है, बता रखा है कि इज ऑल्सो कॉल्ड, बट स्टैंडर्ड बुक्स में इफ यू टेक अ लुक वहां पे सुप्रीमम कह के इसको डिफाइन करेंगे। लीस्ट अपर बाउंड बाद में बता दें कि अच्छा लीस्ट अपर बाउंड में भी कई बुक्स ऐसी भी हैं LUB लिखा मिलेगा तुम्हें, दैट सर्टेनली मींस लीस्ट अपर बाउंड, और कई बुक्स में तुम्हें लिखा मिलेगा सुप्रीमम। जैसे अगर मेरे को लिखना हो कि fx की एक सुप्रीमम वैल्यू, तो आई कैन राइट सुप x, दैट मीन सुप्रीमम x के जो फंक्शन है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता, सुप्रीमम से बड़ा नहीं होगा। या अदर वर्ड्स में लिखा होगा ऐसे LUB fx, मतलब लीस्ट अपर बाउंड, बोथ एक्चुअली मीन्स द सेम। द प्रॉब्लम इज दैट डिफरेंट ऑथर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किसी को सुप्रीमम पसंद है, किसी को लीस्ट अपर बाउंड पसंद है। चलिए बात करते हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन ऑन अ इंटरवल ए बी ले लेते हैं। मान लिया एक फंक्शन है जो ए बी पे डिफाइंड है, किसी मान लिया रियल में जाता है वो, ठीक है। तो बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड क्या कहा जाएगा? देखो एक फंक्शन जो बाउंडेड है तो उसके कितने अपर बाउंड होंगे? बहुत सारे, मल्टीपल इनफाइनाइट अपर बाउंड। लेकिन इस बात को देखो, मान लिया ये फंक्शन ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या ये लाइन एज एन अपर बाउंड काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है कि फंक्शन हमेशा इससे नीचे रहता है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, क्या ये लाइन अपर बाउंड की तरह काम कर रही है? हाँ कर रही है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसके पास से ऐसे एक लाइन बना दूं जो ग्राफ को बिल्कुल टच करके जा रही है, अरे थोड़ी सी ऊपर सरकाना था इसको, इस तरीके से ग्राफ है एंड अ लाइन दैट विल जस्ट टच इट, ऐसे, समझे? तो अब क्या है, देखो मान लिया एग्जैक्टली ये वो सबसे छोटी लाइन है जो इसको टच कर रही है। बेसिकली ये भी अपर बाउंड है। अगर यहाँ पे y एक्सिस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, फिर आगे y की वैल्यू 4 है, लेकिन y इक्वल्स टू 3, देखो y इक्वल्स टू 3 एग्जैक्टली क्या है, उसको टच कर रहा है। तो बेसिकली इसके जितने भी अपर बाउंड है ना, इस ग्राफ के जितने भी ऊपर की लाइन है उनमें 3 सबसे क्या है, छोटा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लीस्ट अपर बाउंड। मतलब क्या है कि ग्राफ इससे ऊपर भी कभी नहीं जाएगा, क्लियर, लेकिन इससे छोटा कोई नंबर तुम्हें अपर बाउंड भी नहीं मिलेगा। ये बात समझ आई? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे जो 3 की लिमिट मैंने सेट करी है ये वाली, इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो क्या है कि ग्राफ जो है कभी भी, ग्राफ विल नेवर गो अबव 3, ग्राफ कभी भी 3 से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में क्या कहता है कि 3 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब 3 से छोटा कोई भी नंबर तुम लोगे ना, 2.999 भी लोगे तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो ग्राफ से नीचे हो जाएगा, मतलब ग्राफ उससे क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली 2.99 से बड़ा तुम्हें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहे ना, बहुत ही इंटेंस बना के, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि इफ u इज द सुप्रीमम ऑफ fx या u इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ fx, u जो होगा वो लीस्ट अपर बाउंड होगा fx का। कब? जब सबसे पहली बात तो क्या होगी कि u जो है वो फंक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब फंक्शन हमेशा u से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि अपर बाउंड की बात कर रहे हैं हम, लीस्ट वाले। फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा u से, फंक्शन छोटा रहेगा, u बड़ा रहेगा। क्लियर? वन वे चूज करो। दूसरे शब्दों में अगर कहें, ये तो हमारी है फर्स्ट कंडीशन के फंक्शन हमेशा छोटा रहेगा। दूसरा क्या है कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर मैं ले लूंगा
तो u माइनस एप्सिलन विल बी लेस देन एफ एक्स। इस बात को समझो, इसमें बहुत गहराई है, इस चीज को समझो। इसका मतलब क्या है, एप्सिलन क्या होता है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि u आखिरी लिमिट है। अगर तुमने u में से जरा सा भी कुछ घटा दिया, जरा सा भी, तो बेसिकली तुम्हें फंक्शन में एक पॉइंट मिल जाएगा जो उसको बाईपास कर जाएगा। बात समझ आई? तो बेसिकली ये होती है, इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर दे, जो भी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी नोन एज द लीस्ट अपर बाउंड। और ये दो कंडीशन मिलके हर एरिया में ट्रू है। जब तुम सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, वहां पे भी लीस्ट अपर बाउंड को सेम तरीके से डिफाइन किया जाएगा, फंक्शंस में सेम तरीके से डिफाइन किया जाएगा, मीट्रिक में सेम तरीके से, कॉम्प्लेक्स में सेम तरीके से, हर जगह सेम डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड की। तो यही डेफिनेशन होती है कि जब भी वो लीस्ट अपर बाउंड होगा तो बेसिकली जिससे भी वो कंपेयर किया जा रहा है, फंक्शन से कंपेयर किया जा रहा है, तो उस फंक्शन से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसके पैरेलली अगर सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगी कि लीस्ट अपर बाउंड सीक्वेंस की टर्म से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर जरा सा भी उसमें से एप्सिलॉन जितना भी कुछ घटा दिया गया तो बेसिकली सीक्वेंस उसको बाईपास कर जाएगा। बात समझ आई? क्लियर? चलिए, इसी तर्ज पे एक और डेफिनेशन बन के आती है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। स्टार्टिंग में इन वर्ड्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोअर के साथ ग्रेटेस्ट जोड़ा गया है और अपर के साथ लीस्ट जोड़ा गया है। ठीक है, तो GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या दूसरे शब्दों में कहे तो इन्फीमम। क्लियर? ये कहता है कि ये एक लोअर लिमिट सेट कर देगा। बात समझ आई? तो GLB को यूजुअली L से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या होगा, L वो लोअर लिमिट होगी फंक्शन की। एग्जैक्टली फंक्शन हमेशा L से तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो लेकिन सेकंड कंडीशन में देखें कि L में अगर जरा सा भी क्या जोड़ दिया गया, एग्जैक्टली एप्सिलॉन जोड़ दिया गया, तो फंक्शन से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब ये वो लोअर लिमिट है कि फंक्शन जहां तक जा सकता है। जैसे ऐसे अगर बना ले तो ये जो है, ये लाइन रिप्रेजेंट करी है उस L को। क्यों? क्योंकि जैसे ही L प्लस एप्सिलॉन हुआ, ये कहां चला गया, जरा सा ऊपर चला गया और फंक्शन इससे क्या आ गया, नीचे। फंक्शन छोटा हो गया, सेकंड कंडीशन। और दूसरे शब्दों में कहे तो फंक्शन हमेशा इससे क्या रहेगा, बड़ा। तो ऐसा जो नंबर हमें मिलेगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, दैट विल बी नोन एज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड, किसमें, हाँ, जो अपर बाउंड दोनों लोअर बाउंड होगा उसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगी। बात समझ आई? देखो कभी कभार क्या होता है कि हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढ भी नहीं पाते। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, इस बात को भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लिया मेरे फंक्शन के आंसर्स आ रहे हैं, मेरे फंक्शंस के आंसर आ रहे हैं 0 to 1। अब देखो यहां पे एक लिहाज से देखें तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट, देखो एक तो ये है कि अगर फंक्शन इनफाइनाइट होता है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन कभी कभार हमारी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि वो जहां एग्जिस्ट कर रहा है वो उस सेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। जैसे मान लिया मैं रेंज ले लेता हूं, मेरा एक फंक्शन है fx जो कि बेसिकली कहां से मेरे को रियल लाइन से कहां पे लेके जा रहा है, 0 to 1। अब मेरे को ये तो दिख रहा है कि फंक्शन हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा, और 1 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। लेकिन जो ये इनफिमम और सुप्रीमम दिए मैंने, ये एक्चुअली मेरी रेंज का पार्ट ही नहीं है। बात समझ आई? तो बेसिकली फंक्शन के लिए हाथ से सोचे तो फंक्शन को एक्चुअली कभी पता ही नहीं चला कि 1 भी कुछ होता है, क्योंकि फंक्शन तो हमेशा किसके बीच में रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो फंक्शन को कभी एक्चुअली पता ही नहीं चला कि 1 भी कुछ है या 0 भी कुछ है। तो यहां पे ये है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड है, 0 और 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रेंज। ये चीज ज्यादा यूज होती है सीक्वेंस के टाइम पे। ठीक है, सीक्वेंस को जब डिफाइन किया जाएगा लिमिट्स के टर्म्स में, एक आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लिमिट पॉइंट का, वहां पे ये चीज डिफाइन होती है, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑल्सो सर्व एज अ काइंड ऑफ सुप्रीमम इन्फिमम, वहां पे भी ये लॉजिक चलता है। ठीक है, जो सीक्वेंस में होता है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम आती है। तो यू मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ठीक है, एग्जिस्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन उसका पार्ट होना, सुप्रीमम और इन्फिमम को सेट का पार्ट होना, वो एक अलग बात होती है, टोटली डिफरेंट बात होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो उसका पार्ट भी होगा सेट का,
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात समझ आई? अगर मैं इस सेट के बारे में बात करूं 0 और 1, तो 0 और 1 जो सेट है उसका अपर बाउंड है, 1 उसका अपर बाउंड है, नो डाउट लीस्ट अपर बाउंड है, और 0 उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लेकिन वो सेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसी को जब हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में कहते हैं तो ये होता है ओपन सेट। ओपन सेट यही होता है ना, जो कि हमें आगे पढ़ना भी है, इसीलिए मैंने इसको यहां पे थोड़ा सा डिफाइन किया है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर? तो अब किसी फंक्शन को बाउंडेड कब कहा जाएगा? जब उसका अपर बाउंड होगा, लोअर बाउंड होगा, या दूसरे शब्दों में कहे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड भी होगा उसका। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक बाउंडेड फंक्शन, जो दोनों तरफ से क्या बाउंडेड होगा। चलिए, तो अब चलते हैं किसी थ्योरम के ऊपर, जो कि अब इस डेफिनेशन को यूज भी करे। सो थ्योरम सेज इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए देन इट इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ ए। अब देखो, अब उसने जो है लैंग्वेज में एग्जैक्टली नेबरहुड का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो आई डोंट थिंक तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा हो कि नेबरहुड ऑफ ए क्या कह रहा है बेसिकली वो। ठीक है, तो अब थ्योरम की स्टेटमेंट में खुद एक वर्ड निकल के आया है नेबरहुड। दैट्स व्हाई उसको मैंने पहले से ही लेके चल रहा हूं मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया होता है डिफाइन करने का। तुम इन कीवर्ड्स के बगैर किसी भी थ्योरम को समझ ही नहीं सकते। और बुक्स में कभी कभार, जैसे ये बुक है, इसमें स्टार्टिंग से उसने इस चीज को लेके नहीं चला कि नेबरहुड के लिहाज से हम बताएं, वो डेल्टा लेके चला और एप्सिलॉन लेके चला, लेकिन अब वो धीरे धीरे डेल्टा और एप्सिलॉन को छोड़ के इनको एज अ नेबरहुड बताने लग जाएगा। बात समझ आई? तो बात सेम ही है, लेकिन उसकी वर्डिंग्स बदलने लग जाएंगी। सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम्हें भी उसी हिसाब से आंसर लिखने हैं। चलिए, तो वो कहता है इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, हम इसको पहले विजुअलाइज करेंगे, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद देन इट इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड, एनबीडी लिखा जाता है शॉर्ट में इसको, एनबीडी ऑफ ए, या कभी कभार बिल्कुल शॉर्ट में एनबीडी ब्रैकेट में ए लिख देंगे। इसका मतलब होता है नेबरहुड ऑफ ए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन मिलेगी। ठीक है, किसी में एनबीडी को स्मॉल करके लिख देगा वो। ठीक है, तो पहला तो विजुअलाइज कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। ऐसा होता है बिल्कुल। चलिए, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया हमें यहां पे हमें एक पॉइंट ले लिया, कॉल दिस पॉइंट एज ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे ये देखो, क्योंकि फंक्शन ए पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस। उसका अदर वे में मीनिंग क्या है कि फंक्शन की ए पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यही है ना। और उसका अदर वे में मीनिंग क्या है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। और उसका अदर वे में मीनिंग क्या है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट भी करेंगी, और तीनों एक दूसरे क्या होंगी? इक्वल होंगी। और लेफ्ट लिमिट जब मैं कहता हूं तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि हम फंक्शन को ऐसे धीरे धीरे x किस पे जा रहा है? a पे जा रहा है, तो fx किस पे जाएगा? f a पे। और राइट लिमिट का मतलब क्या होता है कि x राइट साइड से किसको अप्रोच कर रहा है? a को, और fx राइट साइड से किसको कर रहा है अप्रोच? fa को। तो बेसिकली यहां से हम कह सकते हैं ना, क्योंकि अगर वो a पे कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर मैं बहुत छोटा डेल्टा ले लूं तो यहां पे देखो, क्या इस एरिया में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है? ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि फंक्शन को ए तक पहुंच के चल के आना पड़ेगा ना। फंक्शन ऐसे नहीं आता, यहां तक आया फिर जंप करके ए पे आ गया और फिर ये चला गया। ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस नहीं कहा जाता। अगर मैं इस तरीके का फंक्शन डिफाइन करूं तो देखो, यहां पे ये ए ले लिया, क्या ये फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है। यहां पे एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें तो है, लेकिन इस फिगर के हिसाब से सोचो। मैंने बीच में एक पॉइंट लगा दिया जिसको मैंने कहा कि ए पे वैल्यू क्या है? एफ ए है। तो यहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ए की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन तुम लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच नहीं कर पा रहे। ना तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पा रहे हो, ना तुम राइट हैंड लिमिट निकाल पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें फंक्शन के पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यूज पता होना जरूरी है। तो बेसिकली लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। बात समझ आई? जस्ट लेफ्ट ए के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए ये फंक्शन यहां पे ए पे क्या हो जाएगा? नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ आई? तो इस तरीके से हमें समझना है। तो अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस, अब देखो, हालांकि यहां पे क्या है, वो बाउंडेड तो है। अब बेसिकली देखने में लग रहा है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस पे बाउंडेड। मैंने फिर से पहले ही क्लियर कर दिया था कि नॉट कॉन्टिन्यूअस डजंट मीन कि वो बाउंडेड नहीं हो सकता। बात समझ आई? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी बाउंडेड
हो सकता है, लेकिन हम जो क्राइटेरिया करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो उसके नेबरहुड में क्या होगा, उस पॉइंट के नेबरहुड में बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि फंक्शन एब्रप्टली तो वैल्यू इंक्रीज कर लेगा फिर एब्रप्टली वैल्यू घटा लेगा और ए पे आ जाएगा और डिफाइन हो जाएगा और कॉन्टिन्यूस, ऐसा नहीं होता फंक्शन में, समझे। चलिए, तो अगर कोई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो वो उस पॉइंट के, जिस भी पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है, उस पॉइंट के नेबरहुड में वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड प्रूव करना आता है। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन क्या है हमें इस थ्योरम में। अगर हम गिवन की बात करें, गिवन है कि भाई f इज कॉन्टिन्यूस एट a, x इक्वल्स टू a लिख लेता हूं मैं। और जैसे ही मेरे को ये देखते हैं, जैसे ही हम ये देखते हैं f इज कॉन्टिन्यूस एट a, हमारे अंदर कौन से तार बजेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। इसीलिए मैं इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि हर थ्योरम में तुम्हें सेम स्टेटमेंट लिखनी है। जब भी वो कहेगा, इट डजंट मैटर कि तुम ग्रेजुएशन में हो, अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में हो ना, तब भी तुम्हें यही सब लिखना है, वहां पे भी यही सब चलेगा। सो जैसे ही मैंने देखा कि f इज continuous at a, I will write that for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that whenever we have fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। ठीक है, तुम्हें और कुछ आता ना हो ना आता हो, एक नंबर तो जरूर आ जाएगा इसमें, कोई ना कोई दया करके दे ही दे देगा, तो ये जरूर लिख देना है। बात समझ आई? अब देखो, मेरे को प्रूफ क्या करना है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन तो मैंने यूज कर ली, दिमाग लगाओ, हमें क्या प्रूफ करना है। ओके, नहीं, फंक्शन x1 x2 पे कॉन्टिन्यूस है वो तो हमें नहीं प्रूव करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो उसने दे रखा है। ठीक है, हमें कॉन्टिन्यूस नहीं प्रूव करना है, हमें एक्चुअली क्या प्रूव करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है। तो हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि एफ ए के अराउंड क्या हो रहा है, फंक्शन बाउंड है। मतलब एफ ए के अराउंड फंक्शन का अपर बाउंड भी है एज वेल एज लोअर बाउंड भी है। तो अगर तुम पिछली थ्योरम्स को रिविजिट करके देखो तो हम डायरेक्टली देखो, जैसे इसको तोड़ के लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है कि एक्स लाइज बिटवीन ए प्लस डेल्टा टू ए माइनस डेल्टा। ऐसे इसको तोड़ के भी तो लिखा जा सकता है कि एफ ए इज बिटवीन, ओ सॉरी एफ एक्स लिखा जाएगा, इस पे लिखा जाएगा कि एफ एक्स इज बिटवीन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन, ये लिख सकते हैं ना मॉडुलस को खोल के। बात समझ आई? तो इसका मीनिंग क्या है, इसको ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है कि एफ एक्स कोई भी एक्स, एग्जैक्टली हो गया प्रूफ। अब इसका बस सेंस समझ लो, ये क्या कहता है? हाँ हाँ, हो तो गया प्रूफ। इसकी सेंस समझो, यहाँ पे क्या है कि x जब भी a के डेल्टा नेबरहुड से होगा, यही मतलब बनता है ना इस लाइन का कि x जब भी a के डेल्टा नेबरहुड से होगा तो fx हमेशा f a के एप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहेगा। मतलब f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। fx कभी भी f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन से ऊपर नहीं जाएगा और कभी भी f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन से नीचे नहीं आएगा। तो यही तो होती है डेफिनेशन बाउंडेड की, कि ऊपर की तरफ भी क्या हो गया वो बाउंड और नीचे की तरफ भी क्या हो गया वो बाउंड। तो बेसिकली अगर मैं f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन को क्या ले लूं, लोअर बाउंड ले लूं, ठीक है, और इसको क्या ले लूं, अपर बाउंड ले लूं, इसको मैं u ले लूं, ठीक है, मॉडुलस लगा के, और इसको मैं माइनस ऑफ u ले लूं। खैर माइनस ऑफ u तुम्हें लिखने की एग्जैक्टली जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फंक्शन हमेशा क्या हो, पूरा ही फंक्शन पॉजिटिव हो। क्लियर? ये तो मॉडुलस के चलते लगाया जाता है। बात समझ आई? क्योंकि मॉडुलस से ओपन किया गया है ना, तो जब मॉडुलस से हम जैसे मान लिया मोड एक्स इज लेस देन 1 जो हम लिखते हैं, तो जब इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? तो मॉडुलस के चलते नेगेटिव साइन है, एक्चुअली ये डिपिक्ट नहीं कर रहा है कि फंक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, हो सकता है फंक्शन टोटल पॉजिटिव हो। क्लियर? चलिए, तो हो तो गया बाउंडेड, यही तो डेफिनेशन होती है बाउंडेड की। जब भी कोई एक्स होगा ए के डेल्टा नेबरहुड में, एफ एक्स क्या काम कर रहा है, बाउंडेड हो जा रहा है। क्लियर? चलिए, समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। और ये थ्योरम कई बार रिपीटेड है पेपर्स में, कई सारी यूनिवर्सिटी में आई हुई है ओवर द टाइम। चलिए, तो बात करते हैं। एवरी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल
every function defined and continuous on a closed interval is bounded in that interval. तो बेसिकली है क्या है एग्जैक्टली देखो मैंने पहले क्या कहा था कि कॉन्टिन्यूस और बाउंडेडनेस का रिलेशन एग्जैक्टली नहीं स्थापित कर सकते, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कॉन्टिन्यूस इंप्लाइड बाउंडेड, लेकिन कुछ थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा के हम ऐसा कह सकते हैं। और रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, वो डोमेन की होगी कि डोमेन को क्या कर दो, क्लोज इंटरवल कर दो। बात समझ आई, सिंपल इतना है। तो बेसिकली एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, तो एक फंक्शन अगर है एवरी फंक्शन दैट इज प्रॉपरली डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड बहुत इंपॉर्टेंट वो होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। सो डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहती है थ्योरम, एक्चुअली प्रेजेंट क्या कर रही है थ्योरम। चलिए सो मान लेते हैं ये इस तरीके का फंक्शन है, तो ऑब्वियस ही बात है फंक्शन जो है बाउंडेड तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे जा रहा हो और यहाँ पे ये नीचे गिर रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ और 2 ले लूँ और मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लेता हूँ, मतलब 1 और 2, मतलब एंड पॉइंट्स भी क्या किए गए हैं, साथ में लिए गए 1 और 2। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लाइन बना दो तो ये लाइन क्या हो सकता है, ये इसके क्या चलता जाए, ऐसे पैरेलल चलता जाए। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन इंटरवल ले लूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा ना। बात समझ आई। तो बेसिकली क्लोज्ड फंक्शन, अब यहां से देखो, क्योंकि मैंने फंक्शन को कैसा बनाया है, इंक्रीजिंग बना रखा है, तो ये विजुलाइज करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, मैं सिर्फ इसके बीच में ही चेक करना चाहता हूं, इन दो पॉइंट्स के बीच में चेक करना चाहता हूं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मेरे को ग्राफ से पता लग रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और वो उसकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। तो ये तो आसानी से लिख सकता हूं मैं, बात समझ आई। लेकिन हो सकता है कि फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग ना हो एग्जैक्टली, फंक्शन अलग भी हो सकता है फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो जाए बीच में। तो जो मेन कंडीशन है, मान लिया इस तरीके से अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो है तो ये कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मान लिया यहां से यहां तक ले लेते हैं, तो ना तो एग्जैक्टली फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है ना हमेशा डिक्रीजिंग है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है तो हम देख पा रहे हैं कि वो क्या है, बाउंडेड है। बात समझ आई। दूसरी तरफ मैं इसी में ही इसको यहां से ऐसे रब कर लेता हूं और इसको भेज देता हूं यहां पे ऊपर की तरफ, और फिर यहां से ऊपर से ले आता हूं ये ऐसा फंक्शन। अब देखो, अगर मैं इस डोमेन में देखूं तो यहां पे इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो हमें दिख भी रहा है अनबाउंडेड भी है, डिसकंटिन्यूअस है। तो बात समझ आई, क्लियर। दूसरा, ये भी नहीं मानना है कि अगर कई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बाउंडेड नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि हमेशा ये एक सेंस बन जाता है कि कॉन्टिन्यूअस ही बाउंडेड होता है, नहीं, डिसकंटिन्यूअस भी बाउंडेड हो सकता है। हमेशा 1 और -1 वाला एग्जांपल याद रखना है कि डिसकंटिन्यूटी इस बात को नहीं कहती कि डिसकंटिन्यूटी का दूसरा मीनिंग है कि वो अनबाउंडेड ही हो, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी कई तरीके की होती है। यहां पे जो मैंने डिसकंटिन्यूटी बनाई है वहां पे फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है, तो इनफिनिट काइंड डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन अगर कोई इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी हो, जैसे यहां पे था और फिर फंक्शन यहां से स्टार्ट हो गया, बात समझ आई, तो यहां पे अगर मैं इस लिमिट में देखूं तो फंक्शन है तो बाउंडेड ही, क्यों, क्योंकि मैं इस बॉक्स में इसको कंटेन कर पा रहा हूं। तो बेसिकली फंक्शन ने क्या किया, सिर्फ एक जंप मारा ना, जंप डजंट मीन कि वो बाउंडेड नहीं हो सकता। हाँ, डिसकंटिन्यूअस तो है लेकिन उसका बाउंडेड से कोई ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, क्लियर। हम स्ट्रेस किस बात पे, दो अलग अलग चीजें हैं कि कॉन्टिन्यूअस अगर है तो बाउंडेड इंटरवल अगर हम ले लेंगे, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल अगर हम ले लेंगे तो दैट इंप्लाइज कि वो बाउंडेड होगा ही होगा। देखो, हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, बच्चों का एक सेंस बनता है कि एक चीज को प्रूव करना मतलब दूसरी चीज अपने आप डिस्प्रूव हो जाती है, ऐसा नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल पे बाउंडेड होता है,
इसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा है कि डिसकंटिन्यूअस अनबाउंडेड रहेगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस भी बाउंडेड हो सकता है। और ये एक जनरल परसेप्शन जो अपने आप क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि करते करते ओवर द टाइम हम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पे ही पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूटी पे बाउंडेडनेस नहीं पढ़ी जाती इतनी। तो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है तो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो बार बार इस पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये परसेप्शन नहीं बनाना है। चलिए, तो आई होप समझ आया होगा। फिगर क्या कहती है? इज दिस क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं थ्योरम के प्रूफ पे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सो गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हाँ, ऑन क्लोज्ड इंटरवल। मतलब फंक्शन जो डिफाइंड भी है और कॉन्टिन्यूस है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, दैट इज f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और जाए वो कहीं पे भी, जाए वो कहीं पे भी, उसकी रेंज में जाए, रियल में जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ आई? क्यों? फंक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है, तो जाए वो कहीं पे भी। अब इन दोनों के लिहाज से हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड। f इज बाउंडेड, ये हमारा टारगेट है। इसका मतलब क्या है कि fx हमेशा किसी ना किसी अपर बाउंड से छोटा रहेगा और किसी ना किसी लोअर बाउंड से बड़ा रहेगा। मतलब वो इसके बीच में ही फंसा रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। You are still getting confused because A and B is part of the domain. Understand it like this. A और B यहाँ पे पार्ट हैं डोमेन के, उनके बीच में से तुम कोई x उठाओगे, उस पे फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे A और B नहीं है। बात समझ आई? फंक्शन जब बाउंडेड प्रूव किया जाता है तो वो रेंज में बाउंडेड प्रूव किया, उसकी जो हमें लिमिट्स मिलती है ना, वो रेंज में मिलती हैं। बात समझ आई? वो डोमेन में नहीं मिलती हैं। कि फंक्शन ये कहां पे कहा गया है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बी अटेन करेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि रेंज में बी है भी या नहीं है। इसको इस तरीके से सोचो, है समझ आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं 2 से 3 के बीच में, तो बेसिकली 2 पुट करते ही इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो स्टार्ट ही 5 से हुआ ना, और 3 पुट करते ही आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो बेसिकली इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहां पे देखो फंक्शन क्या है? बाउंडेड है, 5 और 10 के बीच में ही रहेगा वो हमेशा फंक्शन। बात समझ आ रही है? तो इसके अपर और लोअर बाउंड क्या है? 5 और 10। 2 और 3 तो वहां पे है ही नहीं एक्चुअली। क्लियर? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि fx को जब बाउंडेड प्रूव कर रहे हैं तो वो जो बाउंड्स आएंगे वो रेंज वाले फंक्शन में से आएंगे, डोमेन वाले में से नहीं आएंगे। डोमेन का कोई लेना देना नहीं है। डोमेन केवल और केवल ये बताता है कि फंक्शन जो है रेस्ट्रिक्टेड है अपने एलिमेंट्स के लिए, कि जो एलिमेंट्स फंक्शन में पुट किए जाएंगे उसके लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है। बात समझ आई? हम जो भी कुछ इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, वो होगा 2 और 3 के बीच में, केवल इतनी रेस्ट्रिक्शन है। क्लियर? यही प्रॉब्लम होती है जब वन साइडेड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्योंकि दूसरे साइड का ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि बोथ वे देखो, हमेशा ना माइंड एक परसेप्शन से काम करता है कि अगर एक चीज ट्रू है तो दूसरी चीज नॉट ट्रू, और अपने आप मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ आई? क्लियर? तो यही चीज है मैथ्स के बारे में। यू हैव टू थिंक फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव, कि एक चीज का हो जाना ये नहीं कहता कि दूसरी चीज नहीं हो सकती। अपने आप ही क्रिएटिव रिजल्ट्स बना लेते हैं। जैसे अभी तुमने बनाया कि वो बाउंड तो हमें दिख ही रहे हैं, ए और बी, वो तो है ही नहीं कहीं पे भी। हमें पता ही नहीं है कि ए और बी है भी या नहीं उसके रेंज में। क्लियर? सो व्हेनेवर यू फील समथिंग लाइक दिस, दैट माय माइंड इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू, जस्ट शेयर इट। क्यों? क्योंकि अगर तुमने उसको गलत परसेप्शन से सोचा तो तुम्हारे फाउंडेशन गलत होने लग जाएंगे। क्लियर? एंड दैट विल अल्टीमेटली क्रिएट प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें जो एक सेंस क्रिएट होगा ना, देखो ऐसा होता है कि हर बंदे को ये लगता है कि मेरा परसेप्शन ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो रिसर्चर बन जाता है ना, तो मोस्टली रिसर्चर को यही लगेगा हमेशा कि जो कुछ मेरी रिसर्च है वो ठीक है, क्योंकि दे स्टार्ट फील ऑब्सेस्ड। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से मना करने लग जाता है उनका माइंड। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब इंसान को ये लगने लग जाता है ना कि जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है, तो इसका दूसरा मीनिंग ये हो जाता है कि बाकी सब बेवकूफ है। और ये कई बार पास्ट में देख भी चुके हैं। कई सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं फिजिक्स में जिनको ओवर द टाइम शुरू में तो नेग्लेक्ट कर दिया गया,
जस्ट बिकॉज क्योंकि किसी बड़े साइंटिस्ट ने कह दिया, जैसे आइंस्टाइन ने कह दिया कि क्वांटम थ्योरी नहीं ठीक नहीं है, तो मान ही लिया गया कि क्वांटम थ्योरी है ही नहीं, जबकि आज के टाइम पे क्वांटम ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। क्लियर? तो नेवर मेक दिस काइंड ऑफ परसेप्शन कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो वही ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इशू बन जाती है। ठीक है, माइंड अपने आप से क्रिएट करेगा। क्लियर? ऑलवेज फाइंड सम सोर्स, सम एग्जाम्पल्स। जितना एग्जाम्पल डिस्कस करोगे, जितना विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे कि वो कह क्या रहा है, हर एक थ्योरम का एक पिक्टोरियल व्यू बनेगा ही बनेगा कि भाई इसमें ग्राफ क्या कर रहा है, बाउंड्स कहाँ पे है, रेंज कहाँ पे है, डोमेन क्या है। डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखेगा, तो हमेशा जो एक्स होगा, जो ए होगा, वो बाउंडेड होगा एक्स पे। लेकिन एप्सिलॉन हमेशा कहाँ बनता है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एप्सिलॉन एफ एक्स पे काम कर रहा है और एफ एक्स वाई पे दिखाया जाता है। समझे? चलिए, तो इसको प्रूव करने का जो तरीका है वो एक तो है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेट प्रूफ भी है वो नेस्ट वाले तरीके से। तो ये वाला कर लेते हैं, सीक्वेंस वाला प्रूफ ले लेते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं सपोज फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव इन दिस ए बी। सपोज फंक्शन इज नॉट बाउंडेड अबव, कि भाई फंक्शन डिफाइंड तो है ए बी में, लेकिन वो बाउंडेड अबव नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पे फंक्शन किस तरफ जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भाग जाता है। बात समझ आई? तो अब हम क्या करेंगे, अपना कोई ना कोई एक काउंटर एग्जांपल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो डेफिनेशंस यूज करी जाएंगी वो सीक्वेंस वाली यूज करी जाएंगी। सो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस xn सच दैट, अब देखो, अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है, मतलब फंक्शन किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन क्या है, अपर बाउंड नहीं है, मतलब फंक्शन ऊपर चढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे फंक्शन ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा तुम्हें अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। एग्जैक्टली x1 x2 x3 x4 x5 इस तरीके से पॉइंट मिलते जाएंगे, जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन तुम्हारे बनाए हर एक बैरियर को क्या करता जाएगा, पास करता जाएगा। बात समझ आई? मतलब तुम अगर कहो कि यहां से ऊपर फंक्शन नहीं जाएगा, तो एक्चुअली क्योंकि फंक्शन क्या है, नॉट बाउंडेड है, तो तुम्हें एक ऐसा x मिल जाएगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू तुम्हारे बैरियर से ऊपर होगी, क्योंकि हमने क्या माना है, फंक्शन को अनबाउंडेड माना है, नॉट बाउंडेड अबव माना है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें डेफिनेटली एक ऐसा नॉट बाउंडेड, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया कि तुम्हें डेफिनेटली एक ऐसा xn मिल जाएगा, एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा ए बी में से, सच दैट whenever my xn is put in this f, this will go beyond n for all n belonging to n। बात समझ आई? मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन क्यों किस तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो बेसिकली अगर मैं x1 को पुट करूंगा फंक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे को क्या दे देगा, कहीं ना कहीं पे 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ऐसा एक मेरे को x1 मिल जाएगा जो किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो ये फंक्शन 1 से ऊपर जाएगा ना। मान लिया ये जो लाइन है, ये 1 को रिप्रेजेंट करिए, ये वाला x1 काम नहीं किया तो ये वाला x1 ले लो, यहाँ पे तो फंक्शन 1 से बड़ा हो गया ना, फिर कहीं ना कहीं एक 2 के लिए मेरे को x2 मिल जाएगा। बात समझ आई? ये लाइन अगर 3 को रिप्रेजेंट करिए तो मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा x3, ये x2 पॉइंट मिल गया, x3 पॉइंट मिल गया, जिसके लिए फंक्शन उससे बड़ा चल गया। तो ये बात समझ आई? चलो, तो अब बेसिकली इस बात को सोचो, x1 x2 x3 मेरे को मिलते जा रहे हैं, लेकिन ये सारे x1 x2 x3 कहां से आ रहे हैं, किस में से, x1 x2 x3, x को पुट किया जाएगा ना फंक्शन में, तो ये डोमेन में से लिए जाएंगे, और डोमेन क्या है, ए बी। क्लियर? तो बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि x एक्सिस पे फंक्शन की हमने डोमेन तो फिक्स कर रखी है ना कि फंक्शन हमारा ए और बी के बीच में, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि जो भी मेरे को x1 x2 मिलेंगे वो ए और बी के बीच में होंगे। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया कि जो पूरा सीक्वेंस ये क्रिएट होगा xn का, वो पूरा सीक्वेंस किस में से आया होगा, ए बी में से आया होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा सीक्वेंस तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि सीक्वेंस के लिहाज से अगर देखें तो क्या xn कभी भी b से बड़ा हो पाएगा,
कि एक्स एन कभी ए से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड. दैट मीन्स यू पीपल हैव बीन टॉट सीक्वेंस एंड सीरीज. हैं? समझ आया? चलिए, तो f नॉन बाउंडेड ले रखा है. ट्विस्ट है क्रिएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, ये बनाने में कि भाई हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस किस में है, ए बी में से आएगा, जिसके लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू सीक्वेंस की वैल्यू को पुट करते ही n से ऊपर चली जाएगी. मतलब क्या है कि तुम एक्चुअली अब इस फंक्शन को कंटेन नहीं कर पा रहे, कोई भी इसकी अपर लिमिट तुम्हें मिल ही नहीं रही. क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम n बढ़ाते हो, जैसे मान लिया तुमने n को 10 कर दिया, तो x 10 पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 10 से ऊपर जा रही है. 100 पुट करोगे तो x 100 पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 100 से ऊपर जा रही है. समझ आया? तो अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सीक्वेंस तो क्या है, बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल में है, तो इसका मतलब सीक्वेंस की क्या होगी, लिमिट होगी, जिसको क्या कहा जाएगा, x नोट कहा जाएगा, और वो लिमिट इसी ए बी में से आएगी. बात समझ आई? अब इसका मतलब जो भी कोई बाउंडेड सीक्वेंस होता है ना, बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होता है. ठीक है? और बाउंडेड सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका एक सब सीक्वेंस होगा. डू यू नो व्हाट इज सब सीक्वेंस? हाँ, उसमें से कुछ टर्म्स को निकाल लिया जाएगा. जैसे मान लिया x1 x2 x3 अप टू xn है, तो x1 नहीं लेते, x2 ले लेते हैं, x5 ले लेते हैं, x10 ले लेते हैं, x15 ले लेते हैं. इस तरीके से कुछ टर्म्स को निकाल लिया जाएगा. तो बाउंडेड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैव अ कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस. सब सीक्वेंस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो अनबाउंडेड का भी सब सीक्वेंस बन सकता है, लेकिन वो कन्वर्ज करेगा, ये बड़ी बात होती है. सो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैव अ कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस. ये पिछले सेमेस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम रही होगी. क्लियर? क्योंकि ये थ्योरम बहुत जगह यूज करी जाती है. सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल के आती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीक्वेंस सीरीज पढ़ाए बगैर तुम्हें ये पढ़ाया जाए. इट्स इम्पॉसिबल. जरूरी नहीं है उसका नाम सीक्वेंस सीरीज होगा, उसका नाम रियल एनालिसिस रख रखा होगा. नहीं पढ़ाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में? आगे है? नहीं, आई डोंट थिंक. ऐसा तो नहीं करना चाहिए इन्हें, क्योंकि अगर सीक्वेंस तुम्हें सीक्वेंस के रिजल्ट्स ही नहीं पता है तो हाउ विल यू एक्चुअली स्टडी. अच्छा, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना, हर यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सीक्वेंस के बारे में डेफिनेटली पढ़ाती है. नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया होगा, वो पार्ट स्किप कर दिया होगा कि वो आधा ये कर लेते हैं. अदरवाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. चलो खैर, उसको छोड़ो. अभी के लिए तुम्हें याद करना है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैव अ कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस. तो बेसिकली मेरा जो ये xn बना हुआ है, ये कैसा है, बाउंडेड है. यू हैव टू एस्टैब्लिश दीज थिंग्स. क्योंकि मेरा ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, और इसकी एक लिमिट है, तो इस लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक xnk मिलेगा, एक सब सीक्वेंस मिलेगा, जो किस पे जाता होगा, इस लिमिट पे जाता होगा. ये सारा का सारा जो है सीक्वेंस सीरीज से डिराइव किया गया है. तो बेसिकली xnk जो है सब सीक्वेंस किसका है, xn का, और xn का जो लिमिट पॉइंट है उस पे ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है. ठीक है? तो अब दूसरे शब्दों में अगर कहें तो xnk एक सीक्वेंस बन के आता है, जो कि किस में से लिया गया है, ab में से लिया गया है, लेकिन xnk जो सब सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी है किस पे, उसकी इस पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी लिमिट है, क्योंकि वो कन्वर्ज करता है, तो उसकी लिमिट क्या है, x नोट. तो बेसिकली अब यहां पे देखो फंक्शन क्या दे रखा था, एग्जैक्टली f इज कॉन्टिन्यूस. तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्टिन्यूटी में, xn अगर a पे कन्वर्ज करता है तो fxn fa पे कन्वर्ज करेगा. तो इस वाली को यहां अप्लाई करो. ये एक कन्वर्जिंग सीक्वेंस है जो हमारे डोमेन से लिया गया है. f क्या है, कॉन्टिन्यूस है. तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होना चाहिए कि fxn k किस पे जाएगा, fx नोट पे जाएगा.
लेकिन यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एक्स एन के कहां से लिया गया है, एक्स एन में से लिया गया है, और एक्स एन में खास प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि एक्स एन को जब पुट किया जाता है तो वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, एन से बड़ा ही आता रहता है, तो वो किसी फिक्स नंबर की ओर कैसे जा सकता है, क्योंकि ये एफ एक्स नोट तो कहां पे होगा, ए बी के बीच में एक फिक्स नंबर बना लिया, ये एक वैल्यू होगी ना। लेकिन हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया था हमने, कि सीक्वेंस को हमने बनाया इस नजरिए से है कि जैसे ही उसमें एक्स एन पुट करेंगे वो एन से बड़ी वैल्यू देगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सब सीक्वेंस पे वो कन्वर्ज कर जाए, जब प्रॉपर सीक्वेंस पे वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि एक्स एन पे वो कहां जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एक्स एन के पे भी तो उसे पॉजिटिव इन्फिनिटी जाना है। बात समझ आई? तो यहां पे कैसे आ सकता है, तो ये होगी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन एस्टैब्लिश। और कॉन्ट्राडिक्शन डायरेक्टली किसके कॉन्ट्राडिक्शन में आई है, कॉन्टिन्यूटी के। लेकिन फंक्शन तो गिवन ही कॉन्टिन्यूस है, तो उसको तो हम नकार नहीं सकते। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था वो गलत था, और हमने सपोज किया था कि फंक्शन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सपोज किया था, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, बाउंडेड हो जाता है। तो ये हमने सपोज किया था अपर बाउंड के लिए, ऐसा ही हम लोअर बाउंड के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। दैट अल्टीमेटली मीन्स दैट वी हैव प्रूव फंक्शन इज बाउंडेड यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो पिक्टोरियल व्यू ठीक था, लेकिन प्रूव करना एक अलग तरीके से प्रूव किया जाता है। तुम्हें समझ में आ जाएगा पिक्चर से कि हाँ ये हो रहा है, दिखेगा भी, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द थ्योरम एक्चुअली वर्क्स। बात समझ आई? चलो इसके आगे की थ्योरम्स तुम्हें ट्राई करनी है, नेक्स्ट वी विल डू टुमारो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।